चैप्टर 4 कंटिन्यू। टोक्योमी की कला। टोयोटो में कुछ ऐसे कारीगर हैं जिनके हाथों में जादू है। वे अपने हाथों से कुछ चीज़ बनाते हैं। वे लोग इतने कुशल होते हैं कि उनका काम असाधारण होता है और उनके जैसा काम और कोई नहीं कर सकता। कुछ विशेष लोग कुछ कामों में माहिर हैं और आज की तारीख में ऐसा लगता है कि नई पीढ़ी उनकी जगह नहीं ले सकती। टर्नटेबल सुई एक ऐसी चीज़ है जो आज भी सिर्फ जापान में ही बनाई जाती है। आज भी इस सुई को बनाने के लिए जिन साधनों का इस्तेमाल होता है उनमें लगने वाली कुशलता से काम करने वाले कुछ ही लोग वे अपनी कुशलता अपनी आगे की पीढ़ी को सिखा रहे हैं। अब हम जब हिरोशिमा के पास कुमानो नामक एक छोटे से कस्बे में गए तो वहाँ हमारी कुशलता तकुमी से हुई। हम मेकअप के लिए इस्तेमाल होने वाले ब्रश बनाने वाले एक बड़े ब्रांड के लिए शूटिंग करने वहाँ गए थे। हम जैसे ही वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि सामने के बोर्ड पर हाथों में ब्रश लेकर एक बड़ा जानवर हमारा स्वागत करते हुए दिखाई दिया। ब्रश कारखानों के अलावा वह कस्बा छोटे छोटे घरों बाग बगीचों से भरा हुआ था। आगे आप कस्बे में आसपास मौजूद पहाड़ों की तलहटी में कई शिंतो स्मारकों को देख सकते हैं। एक कतार में बैठकर काम कर रहे कई सारे लोग के हमने लगभग 1 घंटा फोटो खींची। सब अपने तय काम को पूरा कर रहे थे। कोई ब्रश के डंडे को देख रहा था, कोई तैयार ब्रश की गाड़ी में भर रहा था। लेकिन इन बातों को देखते हुए हमें ध्यान में आया कि ब्रश में बाल लगाने का काम कोई भी नहीं कर रहा था। हमने इसके बारे में और जानकारी ली। कई सारे लोगों से पूछताछ की और विनती करने के बाद एक कंपनी के अध्यक्ष ने हमें यह दिखाने की तैयारी दिखाई कि वहाँ काम कैसे चलता है। उन्होंने हमें फैक्ट्री के बाहर बुलाया और कार में बैठने को कहा। कुछ समय बाद हमारी गाड़ी एक छोटे से घर के बाहर आकर रुकी और हम सीढ़ियाँ चढ़कर उस पर के दरवाजे तक पहुंचे। हम जैसे ही उस छोटे से घर के अंदर गए तो हमने देखा कि उस कमरे में ढेरों खिड़कियां थी जिनसे काफ़ी कुदरती रोशनी आ रही थी। उस कमरे के बीच में एक महिला एक ऐसा मास्क लगाकर बैठी हुई थी कि हम सिर्फ उसकी आंखें देख सकते थे। हमने गौर से देखा तो वह महिला ब्रश के लिए एक एक बाल छुटाने में लगी हुई थी। कैंची, कंघी और ऐसे ही कुछ औजारों की मदद से उसका काम चल रहा था। इन बालों की गुणवत्ता के आधार पर वह उन्हें छांट रही थी। वह अपने काम में इतनी मशगूल थी कि उसे हमारे आने की खबर ही नहीं हुई। हमने जब गौर से देखा तो पाया कि वह इतनी गति से काम कर रही थी। वह क्या कर रही थी वह समझना बड़ा मुश्किल था। कंपनी के अध्यक्ष ने उसे हमारे आने के बारे में बताया। यह भी बताया कि हम उसके फोटो लेने वाले हैं। तब उसकी आंखों में खुशी के भाव हमें तुरंत दिखाई दिए। वह पहले ही हमें उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया हो, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी थी। यह बात हमें उसकी आंखों में पता चली। उसकी आवाज़ में भी एक जोश था। वह अपने काम के बारे में और अपनी जिम्मेदारियों के बारे में खुलकर बता रही थी। उसके हाथों में हलचल कैमरे में कैद करने के लिए हमें काफ़ी फास्ट शटर का इस्तेमाल करना पड़ा। बालों का चयन करते समय उसके हाथ मानो नृत्य कर रहे थे और वह औजारों का प्रभावपूर्ण इस्तेमाल कर रही थी। कंपनी के अध्यक्ष ने बताया कि हालांकि हमने इसे इस छोटे से कमरे में छुपा कर रखा है, लेकिन असल में यह कंपनी की महत्वपूर्ण कारीगर है। इस कंपनी के हर ब्रश का हर बाल इसी के हाथों से होकर जाता है। जापान में स्टीव जॉब्स एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स जापान के बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने 1980 में दशक में सोनी कंपनी को एक भेंट दी थी। उन्होंने जब एप्पल की कंपनी की स्थापना की तो सोनी कंपनी में इस्तेमाल की जाने वाली कई प्रणालियों का इस्तेमाल किया। इसी के साथ जापान की सादगी और क्योटो में पर्सलिन से बनाए गए बर्तन उन्हें काफ़ी पसंद आए थे। स्टीव जॉब्स का ध्यान क्योटो के शिल्पकार ने खींचा था। तोयामा में रहने वाले शिल्पकार का नाम था यूकियो शाकुनागा, जो कि एक तुकमी थे। शाकुनागा को इतवु सेतोयाकी नामक वह कला आती थी जिससे काफ़ी कम लोग अवगत थे। जॉब्स तब क्योटो में थे तो उन्हें शाकुनागा के काम में प्रदर्शनी देखी। वह जल्द ही समझ गए कि शाकुनागा के पोर्सिलीन के बर्तनों में कुछ विशेष जरूर है। वहाँ से उन्होंने कई कपों, गुलदस्तों और प्लेटों को खरीद लिया। यही नहीं, उस हफ्ते वे प्रदर्शनी देखने 3 बार गए। जब जॉब्स इसी प्रेरणा की खोज में कई बार टोक्यो आए थे, वह शाकुनागा से मिले। उनको बर्तनों के और खासकर उनके बनाने की प्रक्रिया के बारे में कई सारे सवाल पूछने थे। वह कौन सी सामग्री का इस्तेमाल करते थे उसके बारे में जानने को भी उनके मन में चाह थी। शाकुनागा ने उन्हें बताया कि वह तोयामा प्रांत के पहाड़ों से स्वयं ही ढूंढकर लाए हुए सफ़ेद रंग के पोर्सलिन मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से सामग्री की खोज कर लाने और उनसे बर्तन बनाने वाले वह एकमात्र कलाकार थे।
यह सुनकर जोब्स इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस पहाड़ को देखने की इच्छा जाहिर की जिस पहाड़ के से शाकुनागा सामग्री लाते थे। जोब्स को यह सुनकर और ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि वह जिस पहाड़ से यह सामग्री लाते थे वह पहाड़ नज़दीक नहीं बल्कि काफ़ी दूर था। उन्हें उस पहाड़ तक जाने के लिए ट्रेन से 4 घंटे से भी अधिक यात्रा करनी पड़ती। जोब्स की मृत्यु के बाद शाकुनागा से वार्तालाप हुआ तो उन्होंने बताया कि जिस इंसान ने आईफोन बनाया उन्होंने मेरे काम को सराहा, इसका मुझे भी अभिमान है। उन्होंने यह भी बताया कि जोब्स ने उनके पास से 12 कपों का एक सेट भी खरीदा था। जोब्स ने उन्हें नए तरीके के विशेष कप बनाने के लिए कहा था। इस आगरेसी के अनुरूप कप बनाने के लिए शाकुनागा ने 150 अलग अलग प्रकार के कप दिखाए। इनमें से जोब्स को भी सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। उस प्रकार के 12 कपों का एक सेट बनाकर शाकुनागा ने जोब्स के परिवार को भेजा। जापान में आकर वापस जाने के बाद जोब्स जापान के शिल्पकारों, इंजीनियरों, खासकर सोनी के दर्शन, जैन और खाद्य संस्कृति विशेषता सुशी के दीवाने हो गए। अत्याधुनिक सादगी। सोचने वाली बात यह है कि जापान के शिल्प पर इंजीनियर, जैन दर्शन और खाद्य संस्कृति में कौन सी चीज़ एक समान है। इसका जवाब है सादगी और लक्ष्य। यह सादगी आलस की वजह से नहीं आई है, इसे तो आधुनिकता से आई हुई सादगी कह सकते हैं। हर कोई अपनी इकाई के अनुसार काम को तन मन एकाग्र करके उस चीज़ को विकास की नई ऊंचाई पर लेकर जाते हैं। सिसक जिन मिहाली के हिसाब से अगर हमें हमेशा प्रवाह में रहना है तो कोई न कोई अर्थपूर्ण चुनौती हमारे सामने होनी जरूरी है। जीरो ड्रीम्स ऑफ सुशी नामक वृत्त चित्र में तकुमी का और एक उदाहरण दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया उदाहरण किचन से संबंधित है। इसमें जो मुख्य किरदार है जीरो, उसका टोक्यो में गिंझा सबवे स्टेशन के पास एक छोटा सा सुशी रेस्तरां दिखाया गया है। उस रेस्तरां में जीरो और उनका बेटा पिछले 80 सालों से सुशी पदार्थ बनाते हैं। दोनों रोज सुकीजी बाजार जाते हैं और अच्छी गुणवत्ता की मछलियाँ लाते हैं। उस वृत्त चित्र में ऐसा दिखाया गया है कि जीरो के पास सीखने वाला एक विद्यार्थी टामोगो पतला और थोड़ा सा मीठा आमलेट बनाना सीख रहा होता है। वह लाख कोशिश करता है लेकिन उसके द्वारा बनाए गए टमागो को जीरो की प्रशंसा नहीं मिलती, लेकिन वह कई वर्षों तक जी तोड़ मेहनत करता है और एक दिन जीरो की प्रशंसा पाता ही है। वह विद्यार्थी कोशिश करना क्यों नहीं छोड़ देता। रोज आमलेट बनाने की वह उगता नहीं, क्या नहीं, क्योंकि सुशी बनाना उसका इकाई होता है। जीरो और उनका पुत्र दोनों खाना बनाने में कुशल होते हैं। खाना बनाते वक्त उन्हें कभी भी ऊब नहीं होती थी। सच बात तो यह है कि वे प्रवाह की अवस्था में जाते थे और कार्यमग्न होकर काम करते थे। वे अपने किचन में बहुत खुशी से काम करते थे। उसकी असली वजह यही थी कि वह उनका एक गाय था। उनको काम करते वक्त इतनी खुशी होती थी कि वह समय से परे चले जाते थे। इस पिता पुत्र के अच्छे संबंधों के पीछे और एक वजह थी उनके काम की जगह और वहाँ का शांत माहौल, जिसकी वजह से वे एकाग्रता से काम कर पाते थे। हालांकि उनको उनके काम के लिए कई बार सारे पुरस्कार मिले और लोगों ने उनके काम की सराहना की और मिशेलिन की ओर से उन्हें 3 स्टार रेटिंग भी मिली, फिर भी उन्होंने व्यवसाय बढ़ाने के बारे में या और शाखाएं खोलने के बारे में भी कुछ नहीं सोचा। वे अपने छोटे से होटल में एक साथ 10 लोगों के लिए खाना बनाते रहे। जीरो के परिवार ने कभी भी ज़्यादा पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने हमेशा शांत, आनंददायक और जोशपूर्ण माहौल में काम करने पर ज़्यादा जोर दिया, जिसकी वजह से वे विश्व के सर्वश्रेष्ठ सुशी बनाते रहे और प्रवाह में रहे। जीरो भी युकियो शाकुनागा की तरह ही अच्छे माल से शुरुआत करते थे। जीरो रोज सुबह खुद बाजार जाते और जिस प्रकार शाकुनागा पहाड़ से सामग्री तलाश कर लाते थे उसी प्रकार वह सब से अच्छी मछलियाँ ढूंढ कर लाते। जब वह अपने काम की शुरुआत करते थे तो वह प्रवाह की अवस्था में चले जाते थे। इस प्रकार से काम के साथ एक रूप होने की अवस्था को जापान में काफ़ी महत्व दिया जाता था। शीतोवाद ऐसा मानता है कि पेड़, जंगल और वस्तु की कामी प्रेतात्मा ईश्वर का अंश होता है। हर इंसान की, फिर चाहे वह कलाकार हो, इंजीनियर हो या शेफ हो, यही जिम्मेदारी होती है कि वह उसी चैतन्य के साथ मिलजुल करके उसमें जान डाले। इसी वजह से कलाकार कला के साथ एकरूप हो जाता है। इसी की मदद से वह कार्यमग्नता की अवस्था में जाता है। लोहे के साथ काम करने वाले को लोहे के अंदर का सिरेमिक के बर्तन बनाने वाले को मिट्टी के अंदर का चैतन्य पहचान कर उसके साथ अपने आप को एकरूप करना चाहिए। जापान के लोग कुदरती और टेक्नोलॉजी को सुसंगमित करने में माहिर हैं। वे कभी भी कुदरत और तकनीक के बारे में संघर्ष नहीं होने देते, बल्कि दोनों का एक साथ फायदा लेने में माहिर हैं। गिबली की शुद्धता। आज कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कुदरत के साथ एक रूप होने के शिंतो मूल्य गायब होते जा रहे हैं। इसके सबसे बड़े और साहसी आलोचक हैं हायाओ मियाजाकी, जिन्होंने स्टूडियो गिबली के माध्यम से कई सारी एनिमेटेड फिल्म्स बनाई हैं। उनको उनका इकाई स्पष्ट था। उनकी लगभग हर फिल्म में इंसान, तंत्रज्ञान, असंभव कल्पनाएं और प्रकृति देखने को मिलती है। शुरुआत में भले ही सभी एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में भी सभी इकट्ठा हो जाते हैं।
स्पिरिटेड अवे नामक फिल्म में उन्होंने एक ऐसे स्पिरिट की कल्पना दिखाई है जो कचरे के माध्यम से नदी के प्रदूषण पर रोशनी डालती है। मियाज़ाकी की फिल्मों में विशेषता यही होती है कि जंगल में भी व्यक्तित्व होते हैं, जो पेड़ हैं उनकी भी भावनाएं होती है, रोबोट की पंछियों के साथ दोस्ती होती है। राष्ट्रीय संपत्ति माने गए मियाज़ाकी पूर्ण रूप से अपनी कला में डूबे रहते हैं। वह 1990 में बनाए गए सेलफोन का इस्तेमाल करते हैं और आज भी अपनी टीम के लोगों को हाथों से चित्र बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी फिल्मों का निर्देशन कागज और पेन लेकर किया जाता है, यहाँ तक कि बारीक से बारीक विवरण के लिए चित्रकला का सहारा लिया जाता है। कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। गिबली स्टूडियो ही पूरी दुनिया में एकमात्र स्टूडियो है जहाँ उत्पादन प्रक्रिया पारंपरिक तरीके से की जाती है। जिन्होंने गिबली स्टूडियो देखा है उन्होंने वहाँ रविवार का दृश्य पता होगा। आप रविवार को भी स्टूडियो में जाएं और आपको किसी कोने में एक साधारण से कपड़े पहना हुआ एक इंसान बैठा हुआ काम करते हुए दिखाई देगा। वह अपने काम में व्यस्त रहता है और बिना आपकी ओर देखे ओहियो हेलो कहकर आपका स्वागत करता है। मियाज़ाकी अपने काम को इतना पसंद करते हैं कि रविवार के दिन भी वह अकेले ही स्टूडियो में काम करते रहते हैं और अपना दिन प्रवाह में बिताते हैं। वह पूरा समय अपने इकाई में बिताते हैं। जो लोग वहां पर आते हैं वे खासकर चित्र बनाने समय बाधा डालने पर जल्द नाराज होने वाले मियाज़ाकी को परेशान नहीं करते। 2013 में मियाज़ाकी ने रिटायर होने की घोषणा की। उनकी याद के NHK टेलीविजन ने एक जानकारीपूर्ण व्यक्तचित्र बनाया था। इसमें उनके रिटायर होने के आखिरी दिनों के कुछ लम्हे दिखाई दिए गए हैं। उसमें दिखाया गया था कि कई सारे लोग मीटिंग कर रहे हैं और कुछ घूम फिर रहे हैं, लेकिन मियाज़ाकी एक कोने में अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अन्य सीन में ऐसा दिखाया गया है कि 30 दिसंबर को, जो कि जापान का राष्ट्रीय छुट्टी का दिन है, भी वह स्टूडियो खोलकर काम कर रहे हैं। मियाज़ाकी काम करने की अपनी इस चाहत को रोक नहीं सके। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी छुट्टी पर जाने या घर पर रहने के बजाय गिबली स्टूडियो में आए और एक कोने में बैठ कर चित्र बनाना शुरू कर दिया। बाकी लोग समझ नहीं पाए कि वह क्या कर रहे हैं। उनके चेहरे देखने जैसे हो गए थे। उस दिन के 1 साल बाद उन्होंने घोषणा की कि वे फीचर फिल्म बनाने बंद कर देंगे, लेकिन जीवन के आखिरी पल तक चित्र बनाते रहेंगे। कोई अपने काम के साथ इतना जुड़ा हो और उसे अपने काम से ही प्रेरणा मिली हो तो क्या वह कभी भी सचमुच रिटायर हो सकता है? एकांतवास। ऐसे लोग सिर्फ जापान में ही, ऐसा कहना सही नहीं होगा। ऐसे कई सारे वैज्ञानिक, कलाकार इत्यादि हुए हैं जो जीवन के आखिरी पल तक काम करते रहे हैं। आइंस्टीन ने जब आखिरी सांस ली तो उससे कुछ क्षण पहले ही उन्होंने एक सूत्र लिखा था जिसमें यह बताया गया था कि विश्व की सभी ताकतों को इकट्ठा कैसे करना है। वह आखिरी पल था कि वह काम करते रहे जो उन्हें सर्वाधिक आनंद देता था। वह कहते थे कि अगर मैं भौतिकवादी नहीं बना होता तो संगीतकार बनता। जब भी वह भौतिक शास्त्र या गणित पर काम नहीं कर रहे होते थे तो तब वायलिन बजाते थे। सूत्रों की खोज करना और संगीत का आनंद लेना, यही दो उनकी इकाई थी। इन दोनों कामों में उनके असाधारण आनंद मिलता है। कई बार बाकी लोग इन लोगों में नहीं घुलने वाले या अकेले रहने वाले लोग मानते होंगे, लेकिन लोगों से मिलने में समय बिताने के बजाय उन्हें अपने पसंदीदा कामों में समय देना ज़्यादा पसंद आता था। ये ऐसे लोग हैं जो प्रवाह में रहकर अपने जीवन का साधारण इस्तेमाल करते हैं। उसकी एक मिसाल है उपन्यासकार हारुकी मुराकामी। वे काफ़ी कम मित्रों से मिलते हैं और कुछ लोगों से कुछ वर्षों में एक बार ही मिलते हैं। अगर हमें हमेशा प्रभाव में रहना है और एकाग्रता हासिल करना हो तो हमारे आजू बाजू का माहौल शांत, सुरक्षित और समस्याओं से परे होना चाहिए। यह बात कलाकार काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। माय क्रोफ्लो। रोज के काम में मिलने वाला आनंद। किसी कलाकारी के वक्त प्रवाह को पाना नामुमकिन है, लेकिन जब हमें कपड़े धोने, फर्श साफ करना हो या कागज पत्रों की तैयारी करनी हो तब क्या रोजमर्रा के ये काम आनंददायी हो सकते हैं। टोक्यो के अहम केंद्रों में से एक शिजुकु सबवे स्टेशन के पास स्थित एक सुपरमार्केट में अब भी एलिवेटर ऑपरेटर्स नौकरी पर रखे जाते हैं। वैसा देखा जाए तो वहाँ के एलिवेटर्स तो सीधे साधे होते हैं और ग्राहक सहजता से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी वहाँ के मालिकों को ऐसा लगता है कि ग्राहकों के लिए दरवाजा खोलने और बंद करने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए। अगर आपने जानकारी ली हो तो आपको पता होगा कि सन 2004 से एक एलिवेटर ऑपरेटर वहाँ पर काम कर रही थी। वह हमेशा जोश के साथ और खुशी से अपना काम करती रहती है, लेकिन सवाल यह है कि इतना उबाऊ काम कोई इंसान इतनी खुशी के साथ कैसे कर सकता है। वह काम करते वक्त उसे ऊब नहीं होती थी। अगर आप उसके काम का अवलोकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह सिर्फ बटन नहीं दबाती, वह तो काम की पूरी श्रृंखला को पूरा करती है। जब कोई इंसान लिफ्ट के पास आता है तो वह हल्की और मीठी आवाज़ में और थोड़ा सा झुककर उसका स्वागत करती है। फिर वह उसे अंदर बुलाती है और काफ़ी अनोखे अंदाज में लिफ्ट का बटन दबाती है। सिसिक्स जैन महिलाली, इसे ही माइक्रोफ्लो कहते हैं। हम कई बार किसी क्लास में सभा में या कार्यक्रम में उब जाते हैं और मनोरंजन का कोई साधन नहीं खोजते रहते हैं। हम दीवार को कलर करते वक्त सीटी बजाने लगते हैं। जब तक हमें किसी काम में चुनौती महसूस नहीं होती तब तक हम उस काम में खो नहीं पाते। छोटे छोटे कामों में खोकर उनके आनंद प्राप्त करना
फ्लोको प्राप्त करने की अनोखी कला है। इसकी वजह से हम अपने रोज के कामों को भी खुशी से कर सकते हैं। बिल गेट्स भी रोज शाम को बर्तन मांजते हैं। वह कहते हैं कि शांत होने और मन की शुद्धि से उन्हें इसका फायदा होता है, जिसकी वजह से उन्हें बर्तन मांजना अच्छा लगता है। इतना ही नहीं, वह कोशिश करते हैं कि कल की तुलना में आज ज़्यादा अच्छे तरीके से बर्तन मांजे। उन्होंने बर्तन धोने के लिए कार्यप्रणाली भी बनाई, जैसे पहले थाली धोएंगे, फिर चम्मच और फिर अन्य चीज़ें। यह उनके माइक्रोफ्लो की पद्धति है। सर्वाधिक महान भौतिकविदों में से एक रिचर्ड फाइनमैन भी रोज के कामों में आनंद लेते थे। सुपर कंप्यूटर निर्माता थिंकिंग मशीन के संस्थापकों में से एक डब्ल्यू डैनियल हिलिस बताते हैं कि फाइनमैन को कंप्यूटर विकास करने को रखने के उद्देश्य से वह जब पहली बार उनसे मिले तो फाइनमैन ने पूछा कि उन्हें कौन सा काम करना है। असल में उन्हें काम देने वाले लोगों की कोई भी तैयारी नहीं थी। तब उन्होंने उन्हें गणित के कुछ सूत्र सिद्ध करने के लिए दिए, लेकिन फाइनमैन ने कहा, यह सही काम नहीं है, आप मुझे कोई ऐसा काम दे जो वाकई में फायदेमंद हो। तब हिलिस ने फाइनमैन को बाजू की दुकान में जाकर ऑफिस के लिए सामान लाने का यह काम उन्होंने खुशी से और हंसते हंसते किया। तब जब फाइनमैन के पास कोई भी काम नहीं होता था तो वह माइक्रो फ्लो में जाते थे। कभी कभी वह ऑफिस की दीवारों को रंगने में का भी काम करते थे। कुछ हफ्ते बाद जब थिंकिंग मशीन के ऑफिस के कुछ निवेशक आए तो उन्होंने उस ऑफिस की दीवार देखकर कहा आपके ऑफिस की दीवार को रंगने वाला इंसान को तो नोबेल पुरस्कार देना चाहिए। ध्यान मार्ग से तुरंत छुट्टी। प्रशिक्षण के माध्यम से हम प्रवाह की अवस्था में जल्दी पहुंच सकते हैं और ध्यान मन को प्रशिक्षित करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। मानक के ध्यान के कई सारे पद्य हैं, लेकिन सभी को मकसद एक ही है, मन को शांत करना, विचारों को देखना, भावनाओं को जानना और खुद को एक ही जगह पर केंद्रित करना। मूलभूत प्रक्रिया में सीधे बैठकर अपने सांस पर ध्यान केंद्रित करना ही प्रक्रिया होती है। यह कोई भी कर सकता है। एक बार ऐसा करने के बाद आपको बदलाव महसूस होगा। आपके अंदर चलने वाली सांस की मदद से भी आप अपने अंदर चलने वाले विचारों के भूचाल को शांत कर सकते हैं और उनके और अलगाव के नजरिए को देख सकते हैं। अगर हमें प्रवाह की स्थिति में पहुंचना है तो ध्यान मेडिटेशन सबसे अच्छा तरीका है। हमेशा चलने वाले नोटिफिकेशंस और स्मार्टफोन के संदेशों का यही सटीक इलाज है। ध्यान की शुरुआत करने वाले लोगों से अमूमन एक गलती होती है कि वे इसे सही तरीके से करने के लिए चिंतित रहते हैं और वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द निर्वाण की अवस्था तक पहुंचे। लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ध्यान की यात्रा का आनंद लेना मन, विचारों का, कल्पनाओं का और भावनाओं का समंदर है। इन सभी से मिलकर एक तूफान तैयार होता है। ध्यान के माध्यम से हम कुछ पल के लिए सही, लेकिन इस तूफान को शांत करने के शांति का अनुभव कर पाते हैं और जीवन में नई स्पष्टता ला सकते हैं। हमारे अंदर कोई भी विचार आए उसका तनाव लेने की जरूरत नहीं है। यह महत्वपूर्ण बात हम ध्यान के माध्यम से सीख सकते हैं। किसी को तकलीफ देने, मारने या झगड़ा करने जैसा कोई नकारात्मक विचार किसी के मन में भी नहीं आ सकता, लेकिन इस विचार को हावी नहीं होने देते हुए यह तो सिर्फ एक विचार है, इस प्रकार का लेबल लगाकर उससे बचा जा सकता है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार दिन भर में आने वाले 60,000 विचारों में से यह भी एक विचार है। इस तरीके से उस विचार को देखकर उसे हावी होने से रोका जा सकता है। ध्यान करते वक्त हमारे मस्तिष्क में अल्फा और थीटा लहरें, तरंगे उत्पन्न होती है। अनुभवी लोगों में लहरें जल्दी उत्पन्न होती है, जबकि नए लोगों को इसी अवस्था में पहुंचने में आधा घंटा लग सकता है। वैसे देखा जाए तो ध्यान के बिना भी हम इन तरंगों का लाभ ले सकते हैं। नींद में जाने से पहले कुछ पल और गर्म पानी से नहाने के बाद कुछ समय हम इन तरंगों का ले सकते हैं। वैसे देखा जाए तो हम सभी अपने साथ स्पा लेकर घूमते ही रहते हैं, लेकिन इस्तेमाल कैसे करना है और यह हमें पता होना चाहिए। थोड़े से प्रयास से हम इस कला को सीख सकते हैं। इंसान एक धार्मिक जीव है। हमारा जीवन धर्मों पर आधारित है। हम तर्क दे सकते हैं कि लोग सिर्फ व्यस्त रहने के लिए अपने धर्म का पालन करते हैं। कुछ आधुनिक संस्कृतियों में हम कामयाबी पाने के लिए अपने धर्म को छोड़कर एक के बाद एक दूसरा लक्ष्य हासिल करने के पीछे लग जाते हैं, लेकिन इतिहास कहता है कि हम हमेशा से ही व्यस्त रहते हैं। हम शिकार करने, खाना पकाने, खेती, शोध कार्य और परिवार पालने जैसी चीज़ों में व्यस्त रहते थे। ये ऐसी गतिविधियां हैं जिन्हें हमने व्यस्त रहने के लिए धार्मिक नियमों के रूप में गढ़ लिया, इसीलिए व्यस्त रहना हमारा स्वभाव बन गया। जापान में आधुनिक युग में दिनचर्या और धर्म का सही मात्रा में मेलजोल रखा गया। जापान में विशेष रूप से कन्फ्यूशियस, बौद्ध और शिंतो धर्म माने जाते हैं। इनमें नियमों से भी ज्यादा धर्म को महत्व दिया जाता है। जापान में व्यापार करते वक्त अंतिम नतीजों की बजाय प्रक्रिया, तरीकों और आप उस काम को कैसे कर रहे हैं, इन बातों से ज्यादा महत्व दिया जाता है। ऐसा करना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है या नहीं, यह इस किताब का विषय नहीं है, लेकिन इतना पक्का है कि अपने बासों के तय किए हुए निश्चित लक्ष्यों को तनावपूर्ण माहौल में
पूरे करने से अच्छा है। धार्मिक रीति रिवाजों के आधार पर प्रभाव को ढूंढना और उसमें रहकर काम करना। धार्मिक रीति रिवाज हमें स्पष्ट नियम और आसान या मकसद दिखाते हैं, जिसकी वजह से हम प्रभाव में की अवस्था में जाने के लिए मदद मिलती है। एकदम बड़ा लक्ष्य हो तो उसे हासिल करना हमें कठिन या असंभव लग सकता है, लेकिन रीति रिवाजों से हमें कदम कदम पर मार्गदर्शन मिलता है और लक्ष्य पाने के लिए उस रास्ते पर कैसे चलना है इसका प्रशिक्षण भी मिलता है। इसीलिए जब आपका लक्ष्य बड़ा हो तो उस समय टुकड़ों में विभाजित करें और उसमें से एक एक टुकड़े पर हमला बोले। रोज के कार्यों को आनंद लेने की कला प्राप्त करें, इसकी वजह से आपको प्रभाव में जाने में सहायता होगी। नतीजे की चिंता करना छोड़ दें, आप सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। आनंद कृति में होना चाहिए, नतीजों में नहीं। हमने क्या हासिल किया इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है काम करते वक्त आनंद लेना। एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, धर्म नियमों से बड़ा है। जो लोग ज्यादा चीजें हासिल करते हैं वे ज़्यादा आनंदित नहीं होते, बल्कि जो लोग ज़्यादा समय प्रवाह की स्थिति में रहते हैं वे ज़्यादा आनंदित होते हैं। एक इकाई ढूंढने के लिए प्रवाह का इस्तेमाल। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपको यह जरूर समझ में आ गया होगा कि वह कौन से काम है जिसे जिन्हें करते वक्त आप प्रवाह में जाते हैं। उन सभी कामों को कागज पर लिख लें। अब यह खोजें कि वो कौन सी गतिविधियां हैं जिन्हें करते वक्त आप प्रवाह के नजदीक पहुंच जाते हैं। ये गतिविधियां आपको क्या प्रवाह की ओर ले जाते हैं। उदाहरण के लिए, जिन गतिविधियों को आप करना सर्वाधिक पसंद करते हैं उन्हें आप अकेले करना चाहेंगे या टीम के साथ। आपको शारीरिक श्रम करने वाले काम से ज्यादा मजा आता है या सोचने वाले काम में करने में। हो सकता है कि इन सवालों के जवाबों में आपका इकाई मिल जाए और जीवन के चलाने का रास्ता मिल जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपने अपनी खोज जारी रखें और ऐसा काम खोजें कि जिसे करते वक्त आप जल्द से जल्द प्रभाव में जाते हो। इसी के साथ आप ऐसे नए नए कामों को भी खोज करें जो आपको प्रभाव की ओर लेकर जाते हो। आपको जिन कामों के प्रति उत्सुकता है उन्हें करना शुरू करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको फोटोग्राफी के वक्त प्रभाव का अनुभव मिलता है तो पेंटिंग या किसी इस प्रकार कोई और काम भी करके देखें। हो सकता है आप इसे उससे ज़्यादा पसंद करने लगे। अथवा यदि आपको स्नो बोर्डिंग पसंद है और कभी सर्फिंग की कोशिश नहीं की है तो प्रवास रहस्यमयी है। आप उसका जितना ज़्यादा बार अनुभव करेंगे आप उतने उसके नज़दीक पहुंचेंगे। वह अनुभव आपको जल्द से जल्द मिलने लगेगा और उतनी ही जल्दी आप अपने एक इकाई के नज़दीक पहुंचेंगे। चैप्टर 4 समाप्त। थैंक यू।